हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं शिक्षक मनोविज्ञान का पेपर फर्स्ट, जिसमें कुल इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे और यह क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और दिल्ली की जो टीचर की भर्तियाँ आती हैं प्राइमरी टीचर की, उनमें भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी सफलता के लिए। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केवीएस प्राइमरी टीचर और टीजीटी की जो भर्तियां निकालता है, उनमें शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपके आउट ऑफ 30 कितने सही हुए, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मॉडल पेपर का जो लेवल है वह हाई है या लो है, या हम ऐसे ही रखें, इस बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। और कौन कौन से दिए हैं? तो उन्होंने पहला जो नियम दिया था वह था तत्परता का नियम। दूसरा नियम जो दिया था वह दिया था अभ्यास का नियम। तीसरा नियम दिया था प्रभाव का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने का पहला नियम है। तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे सीखने के, और उसमें जो पहला नियम था वो था तत्परता का नियम। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह तीसरा ऑप्शन सही होगा। लिखने में अगर कठिनाई आती है तो वह डिस्ग्राफिया में शामिल है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन में कठिनाई से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिक्स गणना संबंधी जो कठिनाई आती है उनसे संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सर, ये क्वेश्चन जो है वह कई बार से रिपीट हो रहा है रीड के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वह तीसरा ऑप्शन है, हार्वर्ड गार्डनर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर अच्छा रहता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर ईगो, सेकंड ऑप्शन है आमूल सिद्धांत, थर्ड है द्वंद्व, और फोर्थ है दबाव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। कैसे है? क्योंकि इस परिस्थिति में क्या होता है, जो ईगो होता है वह इड पर अक्षांत रहता है, यानी इड जो काम करना चाहता है वह ईगो उन काम को करने पर उसमें दबाव डालता है, उनको नहीं करने देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दबाव की स्थिति में होता है। तो यह दबाव जो है वह सिद्धांत काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है साइस है, आरवी कैटल, गार्डन, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स।
तो देखो दोस्तों, अगर आ जाता है क्वेश्चन पे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो ये व्यक्तित्व किसने बताए थे? तो इसका आंसर होता कार्ल युंग या जुंग। लेकिन यह है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, जो हैंस आइजैक द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार या लक्षणों में से एक है। तो राइट आंसर होगा आपका हैंस आइजैक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सेकंड ऑप्शन। और क्यों है? देखो दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा जो होती है वह इस चीज से संबंधित है कि जो आंतरिक प्रेरणा, जब व्यक्ति आंतरिक रूप से जागृत हो जाता है किसी चीज के प्रति कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो सीधे रूप से लक्ष्य से जुड़ी हुई होती है। तो जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो आंतरिक प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर बनी रहती है और उसको प्रेरित करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जब वह लक्ष्य प्राप्त कर ले तो अपने आप में एक उसका अंत हो जाता है आंतरिक प्रेरणा को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हमने अपने आप में एक अंत सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है, अधिगम से उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा श्रम का नियम, तीसरा प्रबलन का नियम, चौथा उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह श्रम का नियम है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो जो सेकंड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, वही है श्रम का नियम। इसे श्रम का नियम ही कहते हैं। और इनके 2 वेद होते हैं, इसके ही 2 वेद होते हैं, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। तो राइट आंसर आपका सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की ऊपर में भी रहेगी या रहेगा, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। पहला प्रारंभिक अनुभव, दूसरा वातावरण, तीसरा आनुवंशिकता और चौथा कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें देखो, प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, कोई भी नहीं। ये कह रहा है कि कोई, मान लो कोई बच्चा है और वह मौखिक रूप से बोल नहीं पाता, हकलाता है, वह बाद की अवस्था पे भी या बाद की उम्र में भी रहेगा। तो ऐसा तभी संभव है जब आनुवांशिक रूप से जब उसने जन्म लिया हो तब भी उसके साथ ऐसी स्थिति हो, तभी वह बाद की उम्र में ऐसा रहेगा। अगर वातावरण का होगा तो वातावरण के साथ थोड़े समय में उसमें चेंजेस आ जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है आनुवांशिकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है कहलाती है समावेश, समायोजन, तीसरा ऑप्शन संतुलन, फोर्थ ऑप्शन ज्ञान विघ्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संतुलन। और हम इसको इससे भी पूछ सकते हैं, पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन है, तो यहाँ से पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतुलन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बालक, दूसरा ऑप्शन विकलांग बालक, तीसरा ऑप्शन पिछड़ा बालक और फोर्थ ऑप्शन असमायोजित बालक। तो दोस्तों मान लो कोई बालक है, उसकी 2 बजे छुट्टी होती है और वह 12 बजे ही स्कूल छोड़कर भाग जाता है, अर्थात वह स्कूल के टाइम के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह फोर्थ ऑप्शन होगा असमायोजित बालक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद का, सेकंड ऑप्शन स्किनर का, थर्ड ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर का, फोर्थ ऑप्शन थॉर्नडाइक का। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा जो होती है वह व्यक्ति के अंतर्निहित जो भी क्षमता होती है उनको उजागर करती है, उनको बढ़ावा देती है, उनको विकसित करती है। कोई बाहर की चीज़ों का विकास नहीं बल्कि अंतर्निहित क्षमताओं का ही वह बाहर उजागर बाहर निकालती है।
तो ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13वां, सभी सम्यक बच्चे में विकसित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन 2 वर्ष तक, सेकंड ऑप्शन जन्म के समय, थर्ड ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, फोर्थ ऑप्शन बाल्यावस्था में। तो दोस्तों, सभी सम्यक बच्चे में जो विकसित हो जाते हैं वह उम्र होती है 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक बच्चे में सभी प्रकार के संवेग, क्रोध, हर्ष, उल्लास सब विकसित हो जाते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन वुडवर्थ का, दूसरा ऑप्शन जेम्स ड्रेवर का, थर्ड ऑप्शन वाटसन का, फोर्थ ऑप्शन स्किनर का। तो दोस्तों, ये परिभाषा दी है आपकी वाटसन ने। वाटसन ने ही कहा था कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह थर्ड ऑप्शन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ये पूछ रहा है कौन सा भय सम्यक का लक्षण नहीं है। तो देखो, भय अर्थात भय जो सम्यक होता है व्यक्ति में जब उत्पन्न होता है तो कौन कौन से लक्षण उसके नहीं होते हैं। पहला कांपना, भय होता है तो व्यक्ति कांपता है, राइट है। दूसरा चीखना, तो व्यक्ति चीखता भी है। थर्ड ऑप्शन है पसीना आना, हंसना, थर्ड ऑप्शन है हंसना। तो देखो, भय में व्यक्ति जब भयभीत होता है तो क्या हंसता है? नहीं हंसता है, तो ये रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन है पसीना आना, जरूर भय के जब उत्पन्न होता है तो पसीना आता है व्यक्ति को, ये भी राइट है। तो आपका जो यहाँ राइट जो आंसर होगा वह थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सेकंड ऑप्शन सृजनशील बालकों में, थर्ड ऑप्शन धनी परिवार के बालकों में, और फोर्थ ऑप्शन शिक्षित माता पिता के बालकों में। देखो, मौलिकता का अर्थ होता है ऐसे मौलिक गुणता का गुण वह गुण है जिसमें क्या व्यक्ति या बच्चा किसी अन्य चीज़ का निर्माण करता है और ऐसी चीज़ का निर्माण करता है जो किसी दूसरे की नकल में हो, अतः नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये जो गुण है वह सृजनशील बालकों में पाया जाता है। जैसे कि पेंटिंग करने वाले जो बालक होते हैं वह सृजनशील कहलाते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन फ्रोवेल, सेकंड ऑप्शन पेस्टालॉजी, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन प्लेटो। तो दोस्तों, यह कहा था आपका फ्रोवेल ने कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो पहला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन शिक्षक के निर्णय पर ध्यान देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन उसके परिवार पर ध्यान देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन वस्तुनिष्ठ परीक्षण को ध्यान देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। देखो, ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ी बड़ी लाइन के चार चार ऑप्शन होते हैं। तो पहले इनमें से नेगेटिव जो है उनको क्रॉस करते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है शिक्षक के निर्णय पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि मान लो कोई टीचर है और वह ट्यूशन पढ़ाता है, चाहे उसका जो विद्यार्थी है वह पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन जब उसके माता पिता आते हैं कहता है कि आपका लड़का होशियार है, ट्यूशन पढ़ने से और होशियार होगा, इसको 1-2 महीने और ट्यूशन पढ़ाओ। तो कभी कभार क्या टीचर भलाई के लिए भी झूठ बोलता है माता पिता से, तो उसके निर्णय के अनुसार ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन है उसके परिवार पर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उस परिवार में 4 बच्चों में से अगर 3 बच्चे होशियार हैं तो चौथा भी होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी, वो तो अपने आप गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर ही ध्यान, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम परीक्षा है उस पर ही आधारित है और उसके अनुसार ही प्रतिभावान बालकों की पहचान की जाती है और तभी उनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह थर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वां, परिपक्वता का संबंध किससे है? पहला विकास से, दूसरा बुद्धि से, तीसरा सृजनात्मकता से, चौथा रुचि से।
देखो, परिपक्वता का संबंध लिया जाता है अभिवृद्धि से, अतः शरीर के आकार में वृद्धि वगैरह जो भी होती है, लंबाई ऊंचाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो वो उससे लिया जाता है, चौड़ाई से भी लिया जाता है। तो देखो, आकार में वृद्धि होती है वह परिपक्वता, अतः अभिवृद्धि से लिया जाता है। मानसिक रूप से परिपक्वता आना, शारीरिक रूप से आना, और अभिवृद्धि जो है वह विकास में निहित होती है। तो इसलिए यहाँ जो पहला ऑप्शन है विकास, वह राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के आकार में वृद्धि है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा संवेगात्मक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ ऑप्शन नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है तो वह शारीरिक विकास ही कहलाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वह आपका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, खिलौना की आयु कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन शिशुअवस्था और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो देखो, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह उम्र होती है आपकी 3 से 6। उत्तर बाल्यावस्था होती है आपकी 9 से 12 और शेष अवस्था होती है आप 1 से 5 वर्ष। ठीक है। तो खिलौने की आयु और खेल की आयु 2 प्रश्न साइकोलॉजी के अंदर ये आते हैं। तो जो खिलौने की आयु है वह चली जाती है 3 से 6 वर्ष की उम्र में, यार अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि खेल की आयु कहा जाता है तो वह बाल्यावस्था में चला जाता है। जो बाल्यावस्था की उम्र जो होती है वह 6 से 12 होती है, तब ऑप्शन में बाल्यावस्था सही होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका इसका जो ऑप्शन सही है वह है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से अधिगम की विधि है। पहला अवलोकन विधि, राइट। अधिगम होता है बालक देख देख कर भी सीखता है। सेकंड ऑप्शन करके सीखना विधि, ये भी राइट है, क्योंकि बालक जो होता है अपने हाथों से करके सीखता है। तीसरा ऑप्शन है सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, अर्थात बालक सामूहिक रूप से अर्थात ग्रुप टीचिंग भी करता है, ग्रुप में भी सीखता है, ग्रुप लर्निंग भी होती है। और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो थर्ड ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन भी है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वह आपका होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, संवेग का क्या अर्थ है। पहला भावों की तीव्र या उद्वेलित दशा, केवल सुख की दशा, थर्ड केवल दुख की दशा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केवल सुख की दशा, संवेग जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। हर्ष, उल्लास, भय का संवेग भी होता है जिसके कारण पलायन करता है व्यक्ति। तो देखो, संवेग जो होते हैं सुख की दशा से भी संबंधित होते हैं, और ये दे रखा है केवल सुख की दशा, तो जरूरी नहीं सुख से भी संबंधित हो, तो ये जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। केवल दुख की दशा, जरूरी नहीं दुखी दुख से संबंधित हो, तो ये भी गलत हो जाएगा अगर गलत करें। लेकिन इसमें पूछ रहा क्या अर्थ है, तो जो अर्थ लिया जाता है संवेग का वह लिया जाता है भावों की तीव्र या उद्वेलित दशा से। ठीक है। जब संवेग उत्पन्न होता है व्यक्ति में तो उसमें भाव आता है, जैसे भय का संवेग उत्पन्न हुआ तो उसको पसीना आने लग जाएगा और वह कांपता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वह राइट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, गिलफोर्ड ने संवेगों की कितनी श्रेणियां बताई हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन 5। तो गिलफोर्ड ने संवेगों की जो टोटल श्रेणियां बताई हैं वह 3 बताई हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। पहला साहस की उपलब्धि, दूसरा अत्यधिक जिज्ञासु, तीसरा परिश्रमी, फोर्थ ऑप्शन मंदबुद्धि। तो देखिए, कभी कभार क्या होता है हम रीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें जो लास्ट में लिखा होता है वह हम नहीं पढ़ पाते हैं, और इस वजह से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है और एक नंबर आपका खत्म हो जाता है वहीं के वहीं। तो आपको जो लास्ट वाली लाइन है उसमें ज़रूर ध्यान देना, इसमें दे रखा है नहीं है। हम जल्दी में क्या है पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से हमारे ऑप्शन देखते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। तो नहीं है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें नहीं है तो इसका कभी कभार कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसमें जो विशेषता हैं वो देखते हैं। पहला है साहस की उपलब्धि, तो साहस सृजनशील व्यक्ति में होता है या बालक में होता है, तभी वह नई नई चीज़ों का संग्रहण करता है, टूटी फूटी चीज़ों और
अनुपयोगी चीज़ों से भी नवीन वस्तुओं का निर्माण करता है। अत्यधिक जिज्ञासु, जरूर जो सृजनशील बालक होता है वह जिज्ञासु भी होता है। जिज्ञासा के कारण ही वह विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है। वह सोचता है कि मैं इन पुरानी चीज़ों से या टूटी मुटी चीज़ों से ये नई चीज़ बना सकता हूँ। वह जिज्ञासा के कारण ही होता है। तीसरा है परिश्रमी। परिश्रमी तो होगा ही, क्योंकि वह नई चीज़ों का निर्माण करता है। फोर्थ ऑप्शन है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि सृजनशील बालक नहीं होता है, और मंदबुद्धि का होगा तो नई नई चीज़ों का निर्माण कैसे करेगा। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। पहला, सीखने की मंद गति। दूसरा, अमूर्त चिंतन का अभाव। तीसरा, सहायक दोष। फोर्थ ऑप्शन मौलिकता। तो दोस्तों इसमें दे रखा है सीखने की मंद गति। इसमें भी ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। तो मंदबुद्धि बालक में सीखने की मंद गति होती है, बिल्कुल वह धीरे धीरे सीखता है। अमूर्त चिंतन का अभाव, बिल्कुल उसमें अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, अर्थात उसके सामने जो वस्तुएं होंगी उन पर ही वह चिंतन या मनन कर पाएगा, और उसके सामने जो वस्तु नहीं है उनके बारे में नहीं सोच पाएगा। अर्थात अमूर्त यानी जो वस्तु मूर्त रूप में नहीं है तो उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाएगा। तो ये भी उसमें पाया जाता है। थर्ड, शारीरिक दोष। जरूर मंदबुद्धि वाला शारीरिक दोष से भी ग्रसित हो सकता है। फोर्थ है मौलिकता। तो ये जो मौलिकता है वह उसमें नहीं पाई जाती, अतः नई नई चीज़ों का निर्माण करना ये केवल सृजनशील बालकों में पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते। पहला, अपंग। दूसरा, बधिर। तीसरा, बहरे। चौथा, पूर्णतः सक्षम। देखिए शारीरिक रूप से विकलांग बालक, तो पहला अपंग व्यक्ति तो वही होता है हाथ या पैर से ग्रसित होता है, तो अपंग तो इसमें आ जाता है। बधिर इसमें आ जाता है, शारीरिक रूप से बधिर होते हैं। बहरे होते हैं, सुनाई नहीं देता है, ये भी आ जाता है। लेकिन पूर्णतः सक्षम जो होगा तो वह शारीरिक रूप से विकलांग नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन प्राथमिक। दूसरा ऑप्शन गौण। तीसरा ऑप्शन गत्यात्मक। फोर्थ ऑप्शन स्थिर। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो माना जाता है वह गौण संरचना माना जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है वह सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। दूसरे वर्ष की आयु तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो इसका पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इतना हो जाता है, लेकिन औसत मनोवैज्ञानिकों ने बताया है अपने अध्ययन के अनुसार। तो वह औसत निकाला गया है कि 212 जो है 212 से लेकर 300 तक वह 2 वर्ष की आयु में बालक का शब्द भंडार हो जाता है। कहीं 212 और कहीं 272 आदि पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे हम कि निकटतम कौन है, तो देखिए इसमें 100 शब्द जो है वह निकटतम है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वह आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले आगे मॉडल पेपरों को आप मिस ना कर पाएँ। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ एंड में ये भी बता कर जाएँ कि आपके क्वेश्चन जो 30 हैं उनमें से कितने सही हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। खेल पद्धति के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन मैडम मोंटेसरी। सेकंड ऑप्शन फ्रोवेल। थर्ड ऑप्शन किलपैट्रिक। और फोर्थ ऑप्शन हेनरी कोल्डवेल कुक। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी टेट, यूपी टेट आदि में आ भी चुका है। खेल पद्धति का मतलब है कि बालक को मनोरंजक तरीके से खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न चीज़ें का ज्ञान देना, पहाड़ा, गिनती आदि बहुत सी चीज़ों का ज्ञान खेल खेल में मनोरंजक तरीके से उनको सिखाना। तो इस प्रकार की जो पद्धति के जो पहले विकास किया था वह किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह फोर्थ ऑप्शन है, हेनरी कोल्डवेल कुक ने यह काम किया था, इसलिए उन्हें खेल पद्धति के प्रवर्तक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही।
कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।